हेलो टू ऑल माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। क्लास 9 चैप्टर 9 एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नई एनर्जी के साथ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 1। पिछले लेक्चर्स में सारे मैंने चैप्टर 8 कवर किया है। इस चैप्टर को देखने से पहले अगर आपको चैप्टर 8 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, और अगर देख लिए हैं तो यहाँ पे शुरू कीजिए आप सबके प्यारे से चैनल द पंकज कुमार पे। ठीक है, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बाय नेम ओनली क्लियर। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन से क्या होता है, मोशन के करने से क्या होता है? मोशन की वजह से स्पीड होता है, डिस्टेंस कवर होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में कम ज्यादा होता है, उसकी वजह से एक्सीलरेशन होता है। तो मोशन से क्या होता है, पर एक चीज हमने नहीं पढ़ा। सोचो, याद करो, क्या नहीं पढ़ा हमने चैप्टर 8 में मोशन के बारे में? ऐसी कौन सी चीज है जो हमने नहीं पढ़ी? हमने जो नहीं पढ़ा वो था कॉज ऑफ मोशन। उस मोशन के होने के पीछे का रीजन क्या है, या ऑलरेडी मोशन पर है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर क्यों आ रहा है, रेस्ट पर है तो मोशन पे क्यों जा रहा है? एक सिंगल सा आंसर है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स है। फोर्स हिंदी में उसको बल कहते हैं। ठीक है, अब क्लास 7th 8th का डेफिनेशन ले अगर हम लोग फोर्स को लेकर के, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होता है, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, फोर्स, द पुश और pull of an object is known as force। ठीक है, और यही कहने के लिए सिंपल का डेफिनेशन है, लेकिन यही फोर्स का पूरा मेन काम है। फोर्स इतना ही कर सकता है, या तो किसी चीज को पुश कर सकता है या किसी चीज को पुल कर सकता है। ओवरऑल इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं कर सकता। ठीक है, हमने किसी चीज को उठाया, पुल किया, किसी चीज को हमने धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मोशन होते हैं, चाहे वो हम धक्का दें या खींच करके ले जाए, ओवरऑल फोर्स अप्लाई होने की वजह से ही होता है। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स ही होता है। इसके अलावा फोर्स के बारे में और भी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो भी हमें जानना होगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो सब अभी एक्सप्लेन नहीं कराया जाता है। जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो सेकंड लॉ पढ़ने के बाद कराया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा टॉपिक निकला हुआ है तो एक बार इसको मैं करा दे रहा हूँ कि जो फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि इसकी एसआई यूनिट वो न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन। यहां से डिस्टेंस हमने कवर किया, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किसी चीज में करेंगे, है कि नहीं? किसी चीज में करेंगे। वजन किया किसी चीज को, इस मार्कर को मैंने वजन किया, ग्राम, किलोग्राम, व्हाटएवर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं किसी चीज पे ताकत लगा रहा हूं, इसको मैं धक्का दे रहा हूं, ऐसे करके धक्का दे रहा हूं, तो कुछ ताकत का कैलकुलेशन होगा, कितना अमाउंट में धक्का दे रहा हूं मैं, उस यूनिट को बोलेंगे हम लोग न्यूटन। अभी आप लोग इतना ही जानो। ठीक है, अब वो न्यूटन कैसे आता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज आगे लॉज ऑफ मोशन वाला टॉपिक आएगा, उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में इतना ही जान सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ओके, सीजीएस यूनिट डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन में, हालांकि ये इसकी विशेष जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे, जो भी आपके 9th में बहुत ज्यादा यूज होगा, वो ये है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया फोर्स को लेकर के। कंसेप्ट को हमें समझना है कि मतलब फीलिंग वाइज फोर्स होता क्या है। फोर्स किसी चीज को हम खींच रहे हैं या किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, वो फोर्स है। वहां ताकत लगा रहे हैं हम लोग, बल लगा रहे हैं, वो फोर्स अप्लाइड हो गया।
ठीक है। अब बल लगा रहे तो किसी अमाउंट में बल लगाएंगे, 5, 6, 10 न्यूटन में गिना जाएगा। ये सीजीएस यूनिट जो कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए होगा तो वो डाइन में गिना जाएगा। ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या कर सकता है, प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है। क्या क्या तो फोर्स क्या क्या कर सकता है भाई, क्या क्या कर सकता है बताओ आप लोग, अरे बताओ कमेंट सेक्शन पे। हाँ क्या क्या कर सकता है, एक बॉडी को मूव करा सकता है। जैसे कि ये मारकर यहाँ पे रुका हुआ है, मैंने इसको धक्का दे दिया तो अब ये मूव करने लगा। तो पहला काम क्या कर सकता है, यहाँ पर एक मैं बड़ा सुंदर प्यारा सा एज पॉसिबल चित्र बना लेते हैं। ठीक है भाई, पहला काम क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पर है तो मूव करा सकता है। ठीक है। दूसरा काम क्या करा सकता है, दूसरा काम जो ऑलरेडी मूव कर रहा है उनको रेस्ट पे ला सकता है। जो ऑलरेडी मूव कर रहा है उसको क्या कर सकता है, रेस्ट पे ला सकता है, स्टॉप करा सकता है। ठीक है। जो रुका हुआ है उनको मूव करा सकता है, हमने धक्का दे दिया, ऑलरेडी जो मोशन में आ रहा है हम उसको हाथ लगा के रोक सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल रुका हुआ है, हमने किक किया, फुटबॉल चलने लगा, मोशन पे आ गया, ऑलरेडी वो मोशन पर है, कोई प्लेयर आ रहा है उसके पास, वो पैर लगा के रोक लेता है। ठीक है। ऐसे ये पैर लगा करके ऐसे ये रोक लिया, ओके, तो रेस्ट पे लिया। उसके बाद चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज कर सकता है। ठीक है। देखिए होगा अक्सर क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को हिट करता है, फील्डर के हाथ को छूते हुए बाई जगह निकल जाता है, मिस फील्ड हो जाता है, तो उसके बाद बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। या बैट्समैन अगर हिट करता है तो जब वो हिट करता है वो उसके बैट के एजेस में लगता है, एकदम निचले वाले एरिया में बॉल पीछे तरफ चले जाता है तो और तेजी से चले जाता है, वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है वहां पे। ठीक है। तो हम लोग फोर्स अप्लाई करके स्पीड को या तो कम कर सकते हैं या तो ज्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन डायरेक्शन, चेंज दी डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है। फुटबॉल आ रहा है, हमने किक कर दिया, दूसरी तरफ चला गया। बैट्समैन क्रिकेट में बॉल आ रहा है, उसने हिट किया, एक बैटर हिट करेगा तो बॉल दूसरी तरफ चले जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स अप्लाई होने के बाद डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है। मूव कर सकते हैं, रेस्ट वाले को मूव करा दिए, मूव वाले को रेस्ट पे ले आए, उसके बाद उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज द शेप एंड साइज, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। ये 5 काम बड़े आसानी से फोर्स कर सकता है। ठीक है। ये सब इफेक्ट होता है, इफेक्ट यानी प्रभाव, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है रिजल्ट के ऊपर, हमारे लिए कैसा हो रहा है। ठीक है। एक बार रिवाइज करा दो, फोर्स क्या होता है, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। हालांकि देखो क्लास 9th या 11th के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज फोर्स। द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन, और कहीं नेक्स्ट यहां लिख देता हूं, एक और डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, the mutual interaction between two or more bodies is known as force। ठीक है। म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उन दोनों में कुछ भी हो सकता है।
ये हमारा होता है फोर्स। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ फोर्स पर। ओके, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स का बंटवारा दो टाइप से किया हुआ है। एक तो आप एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स दे दिया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग और जान लेते हैं। कैसे कैसे भाई कैसे? देखो, टाइप्स ऑफ फोर्स को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फोर्स को सबसे पहले दो कैटेगरी में, इसके दो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे हुए। एक का नाम इसने रखा कांटेक्ट फोर्स, एक का नाम रखा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये दो हो गए। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स बाय नेम ओनली क्लियर। जब दो बॉडी एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, फिजिकली कांटेक्ट में हो और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तब वो कहलाएंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जब कोई बॉडी एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में हो फिजिकली और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तब वो कहलाएंगे कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है पर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई जरूर कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है, दूर रहती है तो भी कर सकती है, लेकिन दूर है तो भी कर सकता है। ग्रेविटी है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, नीचे चला गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो टाइप्स ऑफ फोर्स है दादाजी बने। कांटेक्ट ऑफ फोर्स और दो टाइप में बटा। पहला फ्रिक्शनल और दूसरा नॉर्मल। नॉन कांटेक्ट फोर्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इंक्लूड हो जाता है, अभी क्योंकि हमारा टॉपिक में है नहीं, मैग्नेटिक ही सिर्फ लिख दिया होगा। ठीक है, बस नामकरण हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे बस। बाकी ये दोनों 10th में इंट्रोडक्शन होता है, बाकी 11th 12th में बहुत अच्छे से है। 11th में तो नहीं है, 12th में है। ठीक है, अब हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली फ्रिक्शनल के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे पर रबिंग कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट मोशन कर रहे हो, तब उस टाइप का फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये जैसे कि हमारा बुक हो गया, ये दो बुक है। ठीक है, ये दो बुक्स हो गए। ओके, अब ये एक दूसरे पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक को इस तरफ लेके जा रहा हूं, दूसरे को इस तरफ लेके जा रहा हूं, ये ऐसा। तो ये यहाँ पे सरफेस में जो कांटेक्ट में आ रहा है, एक दूसरे पर रब हो रहे हैं। ठीक है, घिस रहा है वहां पे, और वो एक दूसरे की स्पीड को कम कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा हाथ, ये मैं इधर जा रहा हूं, मेरा हाथ ऐसे तो बोर्ड चिकना है, मान चलो खुरदरा है, अगर ऐसे मेरा हाथ अगर आगे लेकर के ऐसे जा रहा हूं ऐसे, तो मेरे हाथ को फ्रीली आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये क्या कर रहा है? सरफेस उसको रोक रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो वो इधर रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं इधर जा रहा हूं तो वो इधर रोकने की कोशिश कर रहा है, टांग खींचने की काम कर रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अ फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स। हम सब समझ गए। इसके अंदर में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, अ फोर्स which act to reduce the relative motion between the surface of the contact is called a frictional force. इसके अलावा एक और इजी डेफिनेशन है, friction is the opposite force which can be applied when two bodies are rubbing on each other. ठीक है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे पर रब करते रहे, स्लाइड करते रहे,
तब वो अप्लाई होता है। इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्मल। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर या सरफेस पर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तब उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल वर्ड फिजिक्स में बार बार आएगा, और जब ये नॉर्मल वर्ड आएगा आपका माइंड जो है वो 90 डिग्री को लेकर के स्ट्राइक करना चाहिए कि समथिंग 90 डिग्री में कुछ हो रहा है, चाहे लाइट को लेकर के होगा, चाहे फोर्स अप्लाई को लेकर के होगा, जिसको भी हो लेकर के होगा। ठीक है, जिसको भी लेकर के होगा आपका माइंड वही स्ट्राइक होना चाहिए कि नॉर्मल वर्ड आया मतलब फिजिक्स में 90 डिग्री। तो यहाँ फोर्स को लेकर के है, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई कर रहा हो, नॉर्मल कहलाता है। ठीक है। फ्रिक्शनल, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे रब कर रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तब वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी ये सब के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी है नहीं हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ जा रहे हैं। वो अलग प्रकार का बंटवारा है, फोर्स अप्लाई को लेकर के है वो। ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखो, जहां पर भी अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाय द वे फोर्स अप्लाई हो गया, फोर्स अप्लाई हो गया मतलब वहां पे वर्क डन अगर हो गया, तो एक हिसाब से वो अनबैलेंस्ड फोर्स में ही आता है। कैसे, देखते हैं। बाय द वे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इधर से कोई बच्चा उसको धक्का दे रहा है, ऐसा धक्का दे रहा है उसको, बाय द वे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। इधर से कोई और धक्का दे रहा है और वो भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। दोनों बराबर बराबर धक्का दे रहे हैं, ऐसे इधर से मैं भी ताकत लगा रहा हूं, उधर से कोई और भी ताकत लगा रहा है उसी ऑब्जेक्ट पर। क्या ये ऑब्जेक्ट इधर या उधर कहीं जाएगा, कहीं पे खिसकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर से भी उतना ही ताकत लगाया जा रहा है जितना ताकत इधर से लगाया जा रहा है। ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। जब दो डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड पर इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट फिर कोई भी, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, कोई भी मोशन वहां पे नहीं होता है या कोई भी चेंजेस नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा? बाय द वे इसको कम कर दिया गया, 10 न्यूटन को हम लोग क्या कर दिया, बाय द वे 7 न्यूटन कर दिए। ठीक है, तो इधर से 10 हो गया, इधर से 7 ही हो गया। निश्चित तौर पर यह कम हो जा रहा है। कब हो रहा है? अगर 7 न्यूटन हो गया तो ये कम हो जाएगा। तो अब ये जो बॉक्स है वो इधर खिसकेगा, इधर खिसक के इधर चला गया, तो कुल मिला के यहाँ फोर्स अप्लाई हुआ और वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है मतलब वहां अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है, तभी वो मोशन कर रहा है। अगर बैलेंस हो जाएगा तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, कुछ होगा ही नहीं। या अगर ऑलरेडी मोशन पर है तो रेस्ट पर नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा कुल मिलाकर के। अगर वहां पे इफेक्ट हो रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पे, तभी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर भाई मैं एक ही साइड से धक्का दे रहा हूं, इधर से दे ही नहीं रहा हूं 10 न्यूटन, तो भी ये अनबैलेंस्ड फोर्स में आएगा। क्यों आएगा भाई? इधर से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो 0 न्यूटन तो फोर्स अप्लाई हो ही रहा है ना, तो 10 और 0 अलग अलग हो गए ना कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, कि किसी ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग डायरेक्शन से अनइक्वल मैग्नीट्यूड पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। और किसी ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन फोर्स को लेकर के, फोर्स को लेकर, इफेक्ट ऑफ फोर्स को लेकर, टाइप्स ऑफ फोर्स को लेकर के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद।